हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के परिमेय 1.3 और परिमेय 1.4 पूर्ण रूप से ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 9 को करेंगे। ये एग्जाम्पल हमारा जो परिमेय हम लोगों ने पढ़ा था पिछले शायद 1.4 परिमेय जो थी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम उदाहरण नंबर 9 है, बस केवल उसमें जहाँ जहाँ 2 था उसमें यहाँ 3 कर देना है। और सेम टू सेम अगर वो आपको पता है तो सेम टू सेम ये है। और सेम टू सेम एकदम √5 अगर आ जाए तो केवल जहाँ 2 है वहाँ 5 कर देना है, जहाँ 3 वहाँ 5 कर देना है। ठीक, तो अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आज आप लोग उदाहरण नंबर 9 देखिए। इसके बाद 99% कोई भी दिक्कत अगर होगी तो 99% सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला है हमारा कि ये तो है उदाहरण नंबर 9। तो सबसे पहले हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। और बच्चों देखिए, मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। 3 क्या 4 ले लीजिए, या तो एकदम बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए √3 या √4 या √2। अब यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% 99 नहीं तो 90% आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ चुका है। ठीक, 2022 में क्वेश्चन नंबर वो उदाहरण नंबर आपका ये 9 आ चुका है। यहाँ पर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन मेथड एक ही रहेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझना आप ये लोग क्वेश्चन। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। माना √3 इज इक्वल्स टू p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p व q सह अभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? इस सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ ना हो। मीन्स बोले तो उनका HCF जो हो वो केवल और केवल 1 हो। दो संख्या जैसे देख लीजिए, लिखा है 4 और 5, ठीक, 7 और 12। अब इसमें ये तो भाज्य संख्या है 12, लेकिन 7 जो है अभाज्य है और 12 जो है भाज्य है। लेकिन पूरे ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ केवल एक शब्द की नहीं, केवल 12 या केवल 7 की बात नहीं, पूरे इन दोनों के ग्रुप, दोनों का जो समूह है उसकी बात हो रही है। उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक, अब इसमें 7 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। 12 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 × 2 × 3, ठीक, और 7 का केवल 1 × 7। तो इसमें आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं। तो समझ में आ गया सहअभाज्य संख्याएं। आगे देखिए क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा √3q इज इक्वल्स टू p
तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी बाई अंडर रूट थ्री। अंडर रूट को हम इसके नीचे ले आए, ठीक, और क्यू को एक साइड में वैसे का वैसा लिख रखे हैं। फिर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिख देंगे हम कि वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये अपॉन में अगर किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक, अंडर रूट 11 अगर वर्ग हो गया, स्क्वायर लग गया तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर अंडर रूट 3 है तो अगर इसका वर्ग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। अंडर रूट 5 है और इसका अगर वर्ग कर देंगे हम तो आ जाएगा 5, ठीक है। जो स्क्वायर होता है इसको देख के अंडर रूट का भूत तुरंत ही भग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का जब वर्ग होगा तो क्या 3 केवल बचेगा, और आप इसे एक बहुत अच्छा प्यारा सा नाम दे देंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो चूंकि क्यू स्क्वायर जो है, एक काम करिए, ठीक है रहने दी, चूंकि क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए क्यू भी एक पूर्णांक है। क्योंकि हमने परिमेय मान लिया है ना, तो परिमेय की डिफिनीशन ही होती है पी व क्यू, जहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो अगर क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो क्यू भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक ही होता है। इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो इसके बराबर में ये है। मीन्स मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा इसका एक एग्जांपल दिया था कि अगर ये पांडे जी हैं तो ये भी पांडे जी होंगे, ठीक। अगर ये तिवारी जी हैं तो ये भी तिवारी जी होंगे। अगर ये तिवारी जी हैं तो ये पांडे जी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो बराबर हैं इनका काम ही यही है, ये यही बताते हैं कि ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं, एक ही जैसे हैं और बराबर हैं। बराबर तो उनका नाम ही है, लेकिन ये यहाँ पर ये बताएंगे कि जो ये हैं वही ये हैं, अलग नहीं है दोनों। तो ये पूर्णांक तो ये भी पूर्णांक, तो इसलिए पी स्क्वायर अपॉन 2 भी पूर्णांक है। इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, ठीक। इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये पूर्णांक है तो पी स्क्वायर जो है, सॉरी 3 की बात हो रही है यहाँ पे, 3 से विभाजित है। तो इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। ये हमारी जो परिमेय हम लोगों ने पढ़ी थी ना, परिमेय नंबर थी 1.3, हाँ 1.3 ही, कि अगर कोई धन पूर्णांक है उसका वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वो पूर्णांक भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से समझना एक एक स्टेप। माना अगर ये जो मैं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, अगर केवल आप लोगों को ऐसे देख कर छोड़ देंगे तो भाई समझ में आएगा नहीं। जब तक आप खुद पेन और कॉपी लेकर नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं बैठेंगे पढ़ने,
तब तक आएगा नहीं। 3 क्वेश्चन हम करवाएंगे, इसका 3-4 क्वेश्चन हैं। अगर केवल आप लोग वही देखकर नोट कर लिए, 3 बार अगर लिख डाले ना, आ जाएगा, खुद का खुद आ जाएगा। तो माना क्या करेंगे हम, माना P/3 इज इक्वल्स टू K1, जहाँ K1 क्या है, पूर्णांक है, K1 पूर्णांक है। ठीक, फिर क्या होगा, P बराबर 3K1, इसे दे दीजिए आप एक अच्छा सा नाम, समीकरण 2। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का हम जो मान है ना 3K1, इसको उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे P के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, पहले Q² इज इक्वल्स टू P की जगह पर क्या रखेंगे हम, 3K1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि P पे स्क्वायर लगा है और अपॉन में 3 चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, Q² इज इक्वल्स टू 3 जा 9 और K1² अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9, Q² इज इक्वल्स टू 3K1²। इसे हम लिख सकते हैं, 3 को इसके नीचे ले आएंगे Q² के, तो क्या हो जाएगा, K1² इज इक्वल्स टू Q² अपॉन में 3। K1 इधर बचेगा, बात एक ही है, चाहे आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, चूंकि आप इसे नाम दे दीजिए समीकरण 3, चूंकि K1 पूर्णांक है, इसलिए K1² भी पूर्णांक है। ठीक, इसलिए Q²/3 भी पूर्णांक है, इसलिए Q² 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए भाई। गर्मी बहुत है भाई। अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए, माना Q/3, माना Q/3 इज इक्वल्स टू K2। देखिए Q/3 जो Q है वो पूर्णांक है, तो अगर पूर्णांक को सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक ही तो आएगा, जहाँ K2 क्या है, पूर्णांक है। K2 क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए Q बराबर 3K2, मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ K2 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो Q का 1 से किए तो Q को 1 से करेंगे तो Q होगा, और 3 को K2 से करेंगे तो 3K2 हो जाएगा। बस यही किया हम लोगों ने। अब इसे आप नाम दे दीजिए, ये हो गया 3, इसे दे दीजिए इक्वेशन 4, समीकरण 4। ठीक,
अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि संख्या 3p व q का अभाज्य गुणनखंड है। अतः p व q सह, अगर देखिए p व q अभाज्य गुणनखंड है, अगर अभाज्य गुणनखंड है तो संख्या सहभाज्य हो सकती है? नहीं हो सकती। अभाज्य सहभाज्य का मतलब ही होता है कि उसमें HCF जो हो केवल एक हो, गुणन उसमें कॉमन कुछ ना हो। लेकिन समीकरण 2 में देखिए p बराबर 3k1 और समीकरण 4 में देखिए q बराबर 3k2, तो 3 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? तो अगर कॉमन दिख रहा है तो अभाज्य गुणनखंड है p व q का, इसलिए अतः p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब हमने माना क्या था कि यह क्या है, सह अभाज्य है, लेकिन आ क्या गया कि सह अभाज्य है तो इसका विरोध कर रहा है ना, मतलब उल्टा बता रहा है उसका। यहाँ हम सहभाज्य थे और यहाँ क्या आ गया कि p व q सहभाज्य नहीं है, तो मतलब जो पूर्व कथन था, पहले का कथन था, उसका विरोध कर रहा है ना ये वाला कथन। तो वही हम लोगों ने लिख दिया कि जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः p व q नहीं, ये नहीं लिखेंगे हम। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अगर परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, क्योंकि संख्याएं 2 ही होती हैं, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तो क्या है ये? परिमेय नहीं है। तो अगर परिमेय नहीं है तो बची क्या? अपरिमेय बची। तो परिमेय नहीं है तो संख्या अपरिमेय होगी, और यही हमें सिद्ध करना था। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 है हमारा कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम क्या लिखेंगे। उदाहरण नंबर ये 10 है। सबसे पहला काम है हमारा कि हम जो भी संख्या दी हो अपरिमेय दर्शाने के लिए, तो सबसे पहली लाइन हम मानेंगे कि यह संख्या क्या है? परिमेय है। देखिए, माना क्या दे रखा है? 5 - √3 माना
5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अब ये दूसरा मेथड है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केवल एक ही अभाज्य संख्या का पढ़ा था, केवल √3 का, √2 का। अब इसमें दो संख्याएं हैं, तो ये हमारा दूसरा मेथड है। ध्यान से समझना, बहुत छोटा है इसका कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, अगर ये संख्या है हमारी परिमेय, तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p व q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अगर इस तरीके के सवाल आएंगे, देखो मैं आपको मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि सवाल समझाने की। क्वेश्चन क्या है, गोली मारू क्वेश्चन को, क्वेश्चन से नहीं लेना देना हम लोग को, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कई तरीके का क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, अंडर रूट वाली जो भी संख्या हो उसको आप लोग एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक जो कुछ भी बचे सबको एक तरफ ढकेल दो उठा के। तो ये हम एक तरफ कर देंगे। अब इधर इसके सामने माइनस का चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो इसलिए हम इसको इधर भेज देंगे। अगर माइनस ना दिखता तो 5 को हम इधर भेज देते, लेकिन ये माइनस में दिख रहा है इसलिए हम इसको भेज देंगे राइट साइड में, और इसको ले आएंगे इधर। तो 5 माइनस p/q इज इक्वल्स टू √3। अब देखिए q और 1 का एलसीएम क्या होगा, q होगा, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 5q, और इधर करेंगे ये हो जाएगा p। 5 का q में करेंगे 5q, और 1 का p से करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और इस इक्वल्स टू क्या होगा, √3 होगा। ठीक, अब देखिए इसे नाम दे दीजिए आप बढ़िया सा सुंदर सा समीकरण 1। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए चूंकि p व q पूर्णांक है, चूंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p भी पूर्णांक है। देखिए वहाँ आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा, उस नोट्स को आप कहीं नोट में अपने पीछे नोट कर लीजिए, और याद रखना कि अगर दो पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया या गुणा किया जाता है तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और यदि पूर्णांक को भाग दिया जाता है तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें से घटाएं तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर इसको भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 5q माइनस p और अपॉन में q, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दिख रहा है आपको वहाँ पे कि अगर पूर्णांक को घटाया जाता है, जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। गर्मी बहुत लग रही है भाई आज। ठीक है, अगर पूर्णांक को जोड़ा घटाया गुणा किया जाता है तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, इसलिए 5q माइनस p पूर्णांक है, इस वजह से पूर्णांक है। ठीक है, नहीं तो पूर्णांक नहीं होता।
और भाग देने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 5q माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से समीकरण, अच्छा ये बनाने का हमारा उद्देश्य समझे आप नहीं, कि अंडर रूट 1 को, अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग एक तरफ क्यों भेज दिए या क्यों भेज देते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। इसका उद्देश्य हमारा ये रहता है कि अभी पीछे हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं ना कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोगों ने ये अंडर रूट वाली जो संख्या है इसको एक तरफ कर दी, सिर्फ और सिर्फ यही कारण था। अब देखिए तो लिखेंगे परंतु समीकरण एक से, परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, 5q माइनस पी अपॉन में q बराबर अंडर रूट 3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ भेजने का कारण यही था कि हमें क्या मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या, हम उसे तुरंत बोल देंगे। अब देखिए, अब ये परिमेय संख्या है जो कि पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। समझे आप। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः जो है हम लोगों ने जो माना था कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, जो ये कल्पना है ये गलत सिद्ध हो गई, तो हम लिख देंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना हमारी गलत है तो क्या होगा, ये 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही हमें लिख देना है। अब अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, क्योंकि संख्याएं दो ही होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई आज इतना ही हो पाएगा, गर्मी बहुत लग रही है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 10 था। अब उदाहरण नंबर एक या दो उदाहरण और बचे हुए हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपका 5 या 6 नंबर लेकर बोर्ड पेपर में उतरती है मैदान में। तो इसलिए आप लोग ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा पढ़ना, आएगा ज़रूर। बट आप लोग ये मत करना कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये मुझसे नहीं होगा। एक बार में किसी को थोड़ा कोई यहाँ से थोड़ा हाई लेवल से सोचता है, उसे जल्दी समझ में आ जाता है, तो कोई किसी को थोड़ी देर में समझ में आता है। ठीक, तो किसी को एक ही बार में समझ में आ जाता है, किसी को वही 2-3 बार पढ़ना पड़ता है तब समझ में आता है। तो इसलिए आप भागना मत, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, सी यू।